हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। अभी तक का हमने देख लिया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का, ये थर्ड पार्ट है। इसके 2 पार्ट हमने पहले देख चुके हैं हम। तो आपको पता है कि जैसे ही मैं कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करती हूँ तो उससे पहले मैं पिछले वाले जो मैंने पढ़ाया होता है उसको मैं रिकॉल करा देती हूँ आप लोग को, ताकि आपको ये आसानी हो सके। ठीक है, तो चलिए हमने क्या क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि सेल किसे कहते हैं, जल्दी जल्दी समझते हैं थोड़ा। सेल किसे कहते हैं हमने देख लिया था। फिर हमने उसकी थ्योरी को देख लिया था। फिर हमने उसके उनको देख लिया था किस किसने इसकी खोज करके डिस्कवरी, जैसे ल्यूएन हॉक ने लिविंग की करी थी, डेड की करी लिविंग की थी, और रॉबर्ट हुक ने डेड की थी। और फिर थ्योरी हमें पता है कि 2 साइंटिस्ट ने दी थी, स्लेडन स्वान ने। और फिर उसके बाद हमने इसको प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में देख लिया था। जैसे कि प्रोकैरियोटिक जो हो गई उनके चारों मेम्ब्रेन होती है, उसमें सेल ऑर्गेनेल होते हैं। इतने बार तो मैंने रिपीट कर दिया, इतने में आपको ऐसे ही याद हो गया होगा था। तो कि इनमें सारे सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। और इसका अपोजिट अगर कर दो तो ये क्या हो जाता है, यूकैरियोटिक। मेसोकैरियोटिक इन दोनों के बीच का होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक का एक लक्षण होता है, बाकी सारे यूकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक का ये लक्षण होता है कि इसमें डीएनए जो होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। फिर हमने देख लिया था कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन होती है और किस किस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, विद मेम्ब्रेन और विदाउट मेम्ब्रेन। विदाउट मेम्ब्रेन आपको पता है 4 स्ट्रक्चर थे, क्या थे, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस और इंक्लूजन बॉडी। जबकि विद मेम्ब्रेन में अगर बात करें तो डबल मेम्ब्रेन मैंने कहा था, आप याद रख लेना। सिंगल मेम्ब्रेन याद नहीं भी रखोगे तो डबल मेम्ब्रेन आपने क्या देखा था, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस, ये 3 मेम्ब्रेन क्या थी, डबल मेम्ब्रेन थी। फिर आपने नेक्स्ट पार्ट में आपने ये देखा कि प्रोकैरियोटिक की आपने डिटेलिंग कर ली थी, इसके स्ट्रक्चर को समझ लिया था और जितने भी नियम आ रहे थे उनकी डिटेल में अपनी स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया था। फिर आपने क्या देखा था, जैसे कि डिटेल में क्या आ रहा था, सेल वॉल आ रहा था, ग्लाइकोएलेक्स सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलकर क्या बना रहे थे, सेल एनवेलप बना रहे थे। ग्लाइकोएलेक्स सेल वॉल किसकी मिलकर बनती थी, बैक्टीरिया की, पेप्टिडोग्लाइकन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की। और इसी प्रकार से आपने फिर क्या देखा था, ग्लाइकोल सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये चीज़ तीनों चीज़ आपने देख ली है। फिर आपने क्या देखा था, सरफेस अपेंडेज, जिसमें आपने देखा था कि फ्लैजिला, पीली और फिम्बरी थी। फ्लैजिला जो था आपका क्या था, लोकोमोशन के काम कर रहा था। पीली किसके काम कर रहा था, रिप्रोडक्शन का। और फिम्बरी जो था अटैचमेंट का काम कर रहा था। फिर इसी प्रकार से आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। जैसे जो मेसोसोम था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, आप इनफोल्डिंग को मेसोसोम बोलते थे। और जीनोफोर जो होता है वो बैक्टीरिया का मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। और प्लाज्मिड जो होता है उसका एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को प्लाज्मिड कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पूरी डिटेल में आपने क्या कर लिया था, डिफरेंस को देख लिया था। आप चलते हैं आगे। तो आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करती हूँ, जो कि डे 3 पार्ट 3 ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ टॉपिक का ये 3rd पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में। और ग्राम स्टेनिंग जब हम देखेंगे तो उसमें हमें 2 बैक्टीरिया दिखाई देंगे, एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इसको हम इसके डिफरेंस को देखेंगे और प्लांट से और एनिमल सेल में डिफरेंस को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं ग्राम स्टेनिंग से। तो ग्राम स्टेनिंग वर्ड है क्या, इसको समझना पहले ज़रूरी है। ये किसने दिया था, आपका क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। ठीक हो गया। अब ये जो ग्राम स्टेनिंग है इसमें होता क्या है बेसिकली, तो ये जो आपका ग्राम स्टेनिंग है, ये जो वर्ड है, आपको पता है बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया को नेकेड आई से नहीं देख सकते तो किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से। और हम इस बैक्टीरिया को पहचानने के लिए क्या करते हैं, इसको कलर के थ्रू भी हम इसे पहचान सकते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, ये जो स्टेप है पूरे 4 स्टेप में होता है ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस। ये लेबोरेटरी एक मेथड है जो कि लैब में की जाती है बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए। इसलिए पता लगाने के लिए ताकि हम क्या कर सकें, ये कोई भी अगर डिजीज़ हो रही है तो वो किस बैक्टीरिया के द्वारा हो रही है, और उससे जो बीमारियाँ हो रही हैं उसको रोकने के लिए हम इसका पता लगाते हैं, कि जिससे हमें उसको एग्जैक्ट पता चल जाए कि हाँ ये कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, इसलिए ग्राम स्टेनिंग करी जाती है। तो देख लेते हैं ग्राम स्टेनिंग 4 स्टेप में होती है। माना हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है, हमने क्या कर दिया बेटा, उसको कलर कर देते हैं हम। ठीक है, कौन सा कलर, पर्पल कलर कर देते हैं, जिसको क्रिस्टल वायलेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसा स्टेन हो जाता है, प्राइमरी, यानी कि पहला स्टेप। फिर क्या करेंगे बेटा, फिर हम क्या देखते हैं, उसमें पर्पल कलर हो जाता है, बैक्टीरिया में क्या हो जाता है, पर्पल कलर हो जाता है। अब उस कलर को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे। पोटेशियम आयोडाइड क्या करता है, ये कलर को फिक्स कर देता है, यानी कि जो पर्पल कलर है उसको फिक्स कर देगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बेटा, 3rd स्टेप में क्या करेंगे, डीकलराइजेशन करेंगे, यानी कि कलर को हटा देंगे। अब क्या करते हैं, हम दूसरा कलर लगाने के लिए उस कलर को हटाना तो पड़ेगा, हम उसमें से कलर को हटाने के लिए डीकलराइजेशन कर देंगे, यानी कि हम अल्कोहल और एसीटोन डाल देते हैं। अब जब हम अल्कोहल और एसीटोन को डाल देते हैं फिर हम क्या देखते हैं बेटा, हम ये देखते हैं
कि क्या होता है, जो पर्पल कलर होता है यानी कि जो पर्पल कलर वाली बैक्टीरिया होते हैं वापस से फिर भी क्या होता है, पर्पल कलर को अपने से हटने नहीं देते हैं। उनमें मतलब कलर ऐसे का ऐसे ही रहता है, हटता नहीं है। और जिसमें हट जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब फिर क्या होता है, इसको कंफर्म करने के लिए कि ये यहीं पे यही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है करके ये कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप जो होता है हमारा काउंटर स्टेनिंग, उसको करते हैं। जब हम काउंटर स्टेनिंग करते हैं, ये लास्ट स्टेप है, सेकेंडरी स्टेनिंग भी जिसे कहते हैं, तो ये हम किससे करते हैं, इसमें हम पिंक कलर को ऐड करते हैं। कौन से कलर को, पिंक या फिर रेड कलर को ऐड कर देते हैं। तो इसको हम काउंटर स्टेनिंग भी कहते हैं और सैफरन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो पर्पल कलर है वो वैसे का वैसा ही बना रहता है, और जो फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो कौन सा कलर ले लेते हैं, रेड का या फिर पिंक कलर ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं उनके पास क्या होता है, पर्पल कलर के होते हैं वो, और ग्राम नेगेटिव रेड या फिर पिंक कलर के होते हैं। अब जो ग्राम पॉजिटिव आपको पता है कि ये क्या कर रहा था, अपने कलर को अपने से हटने ही नहीं दे रहा था। चाहे हमने इसमें अल्कोहल एसीटोन डाल दिया या फिर चाहे हमने इसमें पिंक कलर डाल दिया, ये क्या है, इसका रंग हट ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हटता बेटा, इसका कलर इसलिए नहीं हटता है क्योंकि इसके चारों ओर ना एक क्या होती है, थिक वॉल होती है, यानी कि एक मोटी भित्ति होती है, जो कि क्या करती है, अपने से कलर को हटने नहीं देती है। बिल्कुल ऐसे अपने में क्या कर देती है, बिल्कुल कलर को मजबूती से पकड़ लेती है, इसलिए इसका कलर हटता नहीं है। ठीक है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव होते हैं ना, इनके पास कैसी वॉल होती है, इनकी जो वॉल होती है वो डबल लेयर होती है भले ही, पर कैसी होती है, पतली होती है। जबकि आपकी ग्राम पॉजिटिव की वॉल क्या होती है, मोटी होती है, पर होती एक ही है, सिंगल लेयर। और जहाँ अगर देखें ग्राम नेगेटिव की, उनकी होती पतली है पर क्या होती है, डबल लेयर। अब देखो उसमें डबल लेयर है तो उसकी सबसे बाहर वाली लेयर का किससे मिलकर बनी होती है, ग्राम नेगेटिव की दो लेयर हैं इसमें, तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है आपकी बेटा, वो आपकी मिलकर बनती है आपकी, उसके बाहर क्या होता है, पोरिन प्रोटीन होता है। अब ये पोरिन करता क्या है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। यहीं आप अगर देख लें, ग्राम पॉजिटिव के पास कौन सा एसिड होता है, तो इसके पास टिकोइक एसिड होता है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। ठीक हो गया। अब इनमें डिफरेंस को हम यहीं देख लेते हैं, आगे चल के मैं ऐसे आपको बता दूंगी। ठीक है। अब ये क्या डिफरेंस देख लिया हमने इनकी वॉल के बारे में, कि ग्राम पॉजिटिव की वॉल जो होती है मोटी होती है पर सिंगल लेयर होती है, और ग्राम नेगेटिव की क्या होती है, पतली होती है पर डबल लेयर होती है। इसके सबसे आउटर लेयर में कौन सा प्रोटीन होती है, पोरिन प्रोटीन होती है। जबकि ग्राम पॉजिटिव के पास कौन सा एसिड होता है, टिकोइक एसिड होता है। और ग्राम पॉजिटिव की अगर बात करें, तो अगर ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो इसमें हमें पता है कि बैक्टीरिया के पास कौन सी सेल वॉल होती है, इसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। अगर ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की वॉल जो होती है उसकी परसेंटेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मोटी है ना, इसलिए क्या होगा, परसेंटेज भी किसका, पेप्टिडोग्लाइकन का बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि 80 to 85% मान के चलो कि इसमें क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन होता है। जबकि ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इसमें कितना परसेंटेज होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, यानी कि जो वॉल बनी है बाहर की, जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, उसका परसेंटेज जो होता है वो काफ़ी कम होता है, 10 से 15% ही होता है उनमें। और अगर बात करें हम लाइपोपॉलीसैकेराइड की, तो जो लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है वो ग्राम पॉजिटिव में कम देखने को मिलता है, उसका अपोजिट हो जाता है इसमें पेप्टिडोग्लाइकन का, वहाँ वो ज़्यादा है, वहाँ वो कम है, और लाइपोप्रोटीन यहाँ ज़्यादा है तो वहाँ कम है। ठीक है। लाइपोप्रोटीन ग्राम पॉजिटिव में कम हो गया और ग्राम नेगेटिव में कितना हो जाता है, 80 to 85% हो जाता है। और ये हमने देख लिया, इसकी सेल वॉल के बारे में देख लिया, आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है वो भी देख लिया। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, हमें पता है कि इसमें सिंगल लेयर, तो आउटर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी, और ग्राम नेगेटिव की बात करें तो उसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी क्योंकि डबल लेयर है। अब बात करें अगर डीकलराइजर, हमने पता है ना, हमने डीकलराइजर किसे कहते हैं, जब हम कलर को रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं, क्योंकि हम दूसरा कलर लगा रहे हैं। तो जब कलर को हटा रहे हैं बेटा हम, तो जो पर्पल कलर वाली यानी कि जो पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो तो वैसे के वैसे ही रह रहे हैं, अपने से कलर को तो हटा ही नहीं रहे, तो उनका अफेक्ट ग्राम डिकलराइजर का उन पर कोई अफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो इसका ग्राम डिकलराइजर का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि ग्राम नेगेटिव पर क्या हो जाता है, यानी कि इनका कलर क्या हो जाता है, हट जाता है। ग्राम डिकलराइजर जैसे डालते हैं तो ये रिमूव द स्टेन, यानी कि ग्राम डिकलराइजर डालने पर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो अपने कलर को हटा देते हैं। ठीक है। अब काउंटर स्टेनिंग हमने देखा था कि जो लास्ट स्टेप होता है, जो हम सेफ्रेनिन या फिर जैसे जिसमें हम पिंक कलर ऐड कर रहे हैं या रेड कलर ऐड कर रहे हैं, उसको काउंटर स्टेनिंग कह रहे हैं। तो वो जब ऐड कर रहे हैं तो हम क्या हो रहा है, फिर से अगेन पर्पल कलर पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा काउंटर स्टेनिंग का, वो वैसे का वैसा ही है। जबकि हम रेड कलर की बात, अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो वो अभी तक जहाँ तक वाइट कलर का था, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, आपका रेड या फिर पिंक कलर में हो जाता है, यानी कि इसका अफेक्ट पड़ता है काउंटर स्टेनिंग का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर। ठीक है। अब लाइसोजाइम देख लेते हैं। लाइसोजाइम क्या हो आपको, अच्छा लाइसोजाइम समझने से पहले आप ये देख लो कि
ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, ये क्या होते हैं, बहुत ये जो होते हैं मोर अफेक्टिव होते हैं, यानी कि बहुत ये क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। डिजीज़ कॉज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी करते हैं, पर इनकी कंपैरिजन में ये कम डिजीज़ करते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ये काफ़ी क्या करते हैं, ज़्यादा डिजीज़ कॉज करते हैं। फ्लैजिला जिनके पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं आपके, उनके पास 2 रिंग फ्लैजिला होते हैं, और ग्राम नेगेटिव के पास 4 रिंग फ्लैजिला। जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो एक्सोटॉक्सिन होते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो इंडोटॉक्सिन होते हैं। और ये अगर बात करी जाए तो ये कैसे होते हैं, लेस पैथोजेनिक होते हैं, और ये जो ग्राम नेगेटिव हैं मोस्टली पैथोजेनिक यानी डिजीज़ करते हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा लाइसोजाइम है वो क्या करता है, कोई भी बाहर से कुछ भी चीज़ आ रहा होता है तो उसके अगेंस्ट क्या करता है, वर्क करता है, यानी कि मारने का, किल करने का काम करता है। तो जैसे कोई उसे पता चल गया कोई बैक्टीरिया आ रहा है, तो बैक्टीरिया अगर उसको पता चल गया कि पॉजिटिव बैक्टीरिया आ रहा है, आपको पता है आपको पॉजिटिव बैक्टीरिया तो सिंगल लेयर है, चाहे भले ही मोटा है सही उसकी लेयर, पर कैसा है, सिंगल लेयर। तो ये क्या करता है, लाइसोजाइम इस पे ना अटैक करने लग जाता है, तो धीरे धीरे करके उसका क्या होता है, सेल वॉल क्या हो जाता है, नष्ट होने लग जाती है, जिससे ये क्या करता है, कोई भी ह्यूमन में धीरे 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 करके उतना मतलब ये क्या करेगा, इतना डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा। जबकि अगर कंपेरिजन करें हम ग्राम नेगेटिव की, तो आपको पता है डबल लेयर है, तो इतने आसानी से तो ये मरने वाला है नहीं, क्योंकि लाइसोजाइम जब इस पर अटैक करता है तो ये क्या होता है, लाइसोजाइम को ही धीरे धीरे क्या करके ख़त्म करना जाता है। लाइसोजाइम भी इसको करता है, पर ये खुद ही धीरे धीरे क्या करता है, और सेल ऑर्गेनेल को भी और लाइसोजाइम को भी क्या करता है, धीरे धीरे ख़त्म करना जाता है, जिससे ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, डिजीज़ कॉज करने लग जाएगा। ठीक हो गया। और इसी प्रकार अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो ये जो होता है लेस मोर इफेक्टिव होता है एंटीबायोटिक के प्रति, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव लेस इफेक्टिव होते हैं एंटीबायोटिक। अब अगर बात करें पोरिन प्रोटीन, तो हमने देखा था पोरिन प्रोटीन क्या था, जो ग्राम नेगेटिव है वो डबल लेयर है, तो उनकी आउटर जो लेयर है सबसे बाहर की लेयर, उस पर कौन सा प्रोटीन है, पोरिन प्रोटीन है। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सॉरी ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है आपकी। तो पोरिन प्रोटीन किस में और पाया जाता है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, 2 सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनमें पोरिन प्रोटीन और पाया जाता है, यानी कि 3 हो गए, किस किस में, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, 3 में पोरिन प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि ये तीनों के तीन हो गए, क्या है आपको पता है, डबल मेम्ब्रेन है, हमने देखा था वहाँ किसके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन है, तो यही तो थे ना, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और एक बैक्टीरिया। तो ये क्या है, पोरिन प्रोटीन इनके चारों ओर पाया जाता है इनके आउटर वॉल में। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है, कैसे स्ट्रक्चर है, सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। आगे इतनी बात समझ में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को। अभी जो हमने देखा था ना, कैसे हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर होते हैं, इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। और बैक्टीरिया की बात करें और माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड की बात करें, सिमिलर, तीनों का स्ट्रक्चर या न तीनों का करेक्टरिस्टिक देखें तो एक जैसे ही हैं। यानी कि बैक्टीरिया के पास भी 70s राइबोसोम होता है, आपने पहले भी देखा होगा, और सेम माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के पास भी कैसा राइबोसोम होता है, 70s राइबोसोम होता है। बैक्टीरिया के पास भी कैसा डीएनए होता है, नेकेड डीएनए होता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं देखने को मिलती है। सेम माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के पास भी कैसा होता है, नेकेड डीएनए होता है, यानी कि विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। दोनों में क्या पाई जा रही है, पोरिन प्रोटीन पाई जा रही है। दोनों कैसे होते हैं, नॉन स्प्लिट जीन होते हैं। दोनों का जो डीएनए होता है कैसा होता है, डबल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है। दोनों कैसे डिवाइड करते हैं, फिजन के द्वारा डिवाइड करते हैं। अब एक थ्योरी है इंडो सिम्बायोट थ्योरी। इसमें क्या बोला गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का ओरिजिन है वो माना जाता है कि बैक्टीरिया से ही हुआ है, क्योंकि तीनों के करेक्टरिस्टिक एक ही है ना। बैक्टीरिया तो पहले आ गए हमें पता है, फिर बैक्टीरिया जब पहले आ गए हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड है, इनका ओरिजिन भी कहीं ना कहीं क्या किससे हो रखा है, बैक्टीरिया से हुआ है। इस थ्योरी को क्या बोला है, इंडो सिम्बायोट थ्योरी बोला गया है। अब अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस को देख लें, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, चलो एक ही स्ट्रक्चर है इसके द्वारा समझ लेते हैं। आपको पता है प्लांट सेल में आपको मैंने बताया था सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। एक डिफरेंस यही हो गया। ठीक हो गया। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में क्या होगा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। प्लांट, ठीक है। और प्लांट सेल में यहाँ डिक्टियोसोम देखने को मिलता है। एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ क्या होता है, गोल्जी बॉडी होता है बेटा। न्यूक्लियस इसमें आपको प्लांट सेल में कैसा देखने को मिलता है, न्यूक्लियस जो होता है कोने पे आ जाता है, एक पेरीफेरी पे। क्योंकि इसलिए न्यूक्लियस कोने पे आ जाता है क्योंकि जो इसका वैक्यूल है ये क्या होता है, लार्ज शेप का होता है। जबकि अगर आप एनिमल की बात करें तो उसमें जो वैक्यूल होता है वो कैसा होता है, स्मॉल शेप का होता है। ठीक है। अगर बात करें उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस बीचों बीच में होता है, मिडिल में होता है, किसमें, एनिमल सेल में। अगर इसमें बात करें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी होता है। और अगर प्लांट एनिमल सेल की बात करें तो उसमें भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। न्यूक्लियस भी दोनों में ही देखने को मिलते हैं। डिक्टियोसोम प्लांट सेल में इसका नाम डिक्टियोसोम हो जाता है, और एनिमल सेल में इसका नाम गोल्जी बॉडी हो जाता है।
अब अगर बात करें वैक्यूल की, तो वैक्यूल भी दोनों में देखने को मिलते हैं। प्लांट सेल में लार्ज शेप का होता है और एनिमल सेल में स्मॉल शेप का होता है। अब अगर बात करें टोनोप्लास्ट की, तो टोनोप्लास्ट हमें क्या है, प्लांट सेल में देखने को मिलता है। माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, हमें दोनों में देखने को मिलता है। ग्लाइओक्सिजोम, पेरोक्सिजोम और स्फेरोसोम, ये तीनों की बात अगर करें तो हमें पेरोक्सिजोम जो होता है ये दोनों में देखने को मिलता है, यानी कि प्लांट में भी और एनिमल में भी। में स्पेरोसोम और ग्लाइसोसोम सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेटा दोनों में पाया जाता है, एनिमल सेल में भी प्लांट सेल में भी। ठीक हो गया। अब चलिए इसी प्रकार हम दूसरा वाला जो हमारा एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं ज़रा। अब एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में क्या है, वही है सेम, सेल वॉल है नहीं, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सेंट्रोसोम आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में देखने को मिलता है, इसको सेंट्रियोल भी कह देते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है दोनों में देखने को मिलता है, एनिमल और प्लांट सेल में। माइक्रोट्यूब्यूल भी आपको पता है दोनों में देखने को मिलता है, एनिमल्स और प्लांट सेल में। न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है यहाँ, और न्यूक्लियस भी आपको पता है दोनों में देखने को मिलता है। इसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वो भी आपको पता है कि दोनों में देखने को मिलता है, यानी कि प्लांट में भी और एनिमल में भी। लाइसोसोम की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल में सेल में देखने को मिलेगा, यानी कि एनिमल सेल में आपको क्या देखने को मिल रहा है एक्स्ट्रा, और लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, और बस यही दो तो है ना ऐसे जो इसमें एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, जो कि क्या है, प्लांट सेल में नहीं है। सेल वॉल किस में पाई जाती है, किस में नहीं, तो आप मेरे को बताया किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी, बिल्कुल पाई जाएगी। एनिमल सेल में नहीं थी, एनिमल सेल में क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, क्योंकि होता है। प्रोटोप्लास्ट किस में होता है बेटा, प्रोटोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। प्रोटोप्लाज्म दोनों में होता है। प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें तो प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा हो गया और प्रोटोप्लास्ट, ये जो हैं दोनों सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जा रहे हैं, एनिमल सेल में नहीं। एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लाज्म पाया जा रहा है। सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम एनिमल में होता है, प्लांट में एब्सेंट होता है। प्लास्टिड आपने देखा है प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल देखा है दोनों में होता है, इसमें लार्ज होता है, इसमें स्मॉल होता है। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से कुछ और भी देख लेते हैं, तो जैसे कि आप एक और इसका स्ट्रक्चर एक और फीचर देख लेते हैं, स्फेरोसोम। तो स्फेरोसोम, ग्लाइओक्सिसोम क्या थे, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट थी, जबकि एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट थी। कौन क्या था इसमें प्रेजेंट, प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में क्या प्रेजेंट था, पेरोक्सिसोम। ठीक है, स्फेरोसोम, ग्लाइओक्सिसोम सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस की बात करें तो दोनों में है, पर प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होने के कारण इसमें न्यूक्लियस जो होता है किनारे पर आ जाता है, पेरीफेरी पे। ठीक है, जबकि न्यूक्लियस जो होता है एनिमल सेल में सेंट्रल में होता है। सेल डिवीज़न की बात करें तो प्लांट सेल में एसेंट्रिक माइटोसिस होता है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रिक माइटोसिस होता है। क्योंकि सेंट्रिक माइटोसिस इसलिए होता है क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में, प्लांट सेल में कोई भी सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए की वजह से ही ये सेंट्रिक माइटोसिस या एनेस्ट्रल माइटोसिस होता है। आशा है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, ताकि ये मेरी वीडियो उन सब बच्चों तक पहुंच जाए जो किसी कारण से ऑनलाइन कोचिंग या फिर पेड कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं, तो उन सब तक मेरी ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।